एक होता है किरदार, एक होता है कलाकार और एक होता है उसके पीछे का व्यक्ति जो उस किरदार को जीता है, उस कलाकार के रूप में दुनिया को दिखाई देता है। बातों का रस, बातों का रस, और रस वैसे बातों में ही अगर देखा वरना जाए। जीवन नीरस है। हाँ, नहीं तो मस्तीखोर, पारिवारिक पृष्ठभूमि। मैं एक बड़े परिवार का सबसे छोटा सदस्य हूँ। हम कहा जब मैं गणित में कमज़ोर हूँ, मुझे 19 का दुनिया नहीं आता। प्लेग्राउंड में जब मैं कबड्डी में अपने विरोधी लोगों खिलाड़ियों को मैं कबड्डी का बड़ा अच्छा खिलाड़ी था। अच्छा, मैंने कहा जब मैं मारने लगता हूँ उनको, वो करने लगता हूँ, तो ये मुझसे 19 का पहाड़ा पूछते हैं। इन्होंने आज वही किया, ये 19 का मुझसे पहाड़ा पूछने लगे और मुझे गुस्सा आया और मैंने मार दिया। तो एक व्यक्ति जिसका मानस प्रेमचंद और निराला का है, उसको राजन इकबाल तुमको सुनाना है, तो फिर रस पैदा करना पड़ेगा, बतरस पैदा करना पड़ेगा। अपने छोटे छोटे बच्चों से बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए ताकि वे बड़े होकर छोटी छोटी बातें ना करें। ये जो मारपीट और छोटी मोटी चीजें थी, इसके अलावा कोई ऐसी चुहलबाजी है बचपन की जो याद रही, या कोई? हम जब छठवीं में थे, हमसे एक चूक हो गई। नाम नहीं बताएंगे मुस्लिम। नहीं, ठीक है, वो तो हमारी सहपाठी का। मैंने बाकायदा अपने अंग्रेजी में माय डियर डार्लिंग सो एंड सो, ऐसी एक छठवीं क्लास का बच्चा जितना प्रेम यही तो रस है जीवन का। मैं पिट रहा हूँ, लेकिन उस समय मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि क्यों पीट रहे कि क्या मैंने गलत अर्थ बताया इसलिए पिटा। कविता सुनाते सुनाते ही हमने कहा कि एक ऐसी कविता इनको सुनाओ कि अगर हाँ है तब तो बहुत अच्छा है, और ना है तो ये कविता थी। अरे वाह, ठीक है, क्योंकि आप मतलब छठी में तो लेटर लिख लिया हिम्मत करके, लेकिन जो प्रेम को आप विवाह में बदलना चाह रहे थे, वहां आपने एक गूगली वाला रास्ता निकाला। हाँ, क्योंकि आप मित्रता नहीं खोना चाहते। कविता कौन सी थी अशरफ भाई? प्रिय लिखकर नीचे लिख दूं नाम तुम्हारा, प्रिय लिखकर नीचे लिख दूं नाम तुम्हारा, कुछ जगह बीच में छोड़ नीचे लिख दूं सदा तुम्हारा। लिखा बीच में क्या, ये तुमको पढ़ना है। लिखा बीच में क्या, ये तुमको पढ़ना है। कागज पर मन की भाषा का अर्थ समझना है। जो भी अर्थ निकालोगे तुम, वो मुझको स्वीकार। झुके नयन, मौन अधर या कोरा कागज, अर्थ सभी का प्यार। एक होता है किरदार, एक होता है कलाकार और एक होता है उसके पीछे का व्यक्ति जो उस किरदार को जीता है, उस कलाकार के रूप में दुनिया को दिखाई देता है। कुछ देर पहले की बातचीत में जिन शख्सियत से मैं आपको आज मिलवाने वाला हूं बतरस में, जी हाँ, बतरस यानी बातों का रस। और बातों में रस वही ले सकता है जिसके पास ज्ञान हो, वो संस्कार हो, वो भाषा हो, वो अनुभव हो, जिसके माध्यम से उन बातों का रस न केवल वो खुद आनंद लेकर हम तक पहुंचा सके, बल्कि उस बातों के रस तक को उस ऊंचाई तक ले जा सके कि उस रसास्वादन से हम सब अपने आप को धन्य माने, अभिभूत माने। वो मुझसे कह रहे थे कि मैं बहुत जल्दी एक ऐसी किताब लिखने वाला हूँ जिसमें मेरे अंदर का जो अदाकार है वो जब अपने किरदार से बात करता है तो क्या अनुभव होते हैं। ये वही व्यक्ति सोच सकता है जो इस द्वैत को समझता हो, जिसके पास ये समझ हो कि ये दोनों चीज़ें अलग करके कैसे देखी जाएँ, और जब इनको मिलाना हो, उस किरदार को निभाना हो, तो क्या किया जाए। तो मैंने उन शख्सियत से अमर उजाला की न्यूज़ रूम में बातचीत की उस बारे में जिस बारे में हम सब जानते हैं, जो हम सब देखते हैं। वो सब हम देखते हैं पर्दे पर, टेलीविज़न चैनलों की स्क्रीन पर, और अब तो हमारी मोबाइल की जो 5 इंच की स्क्रीन है वहीं पर हमारा जीवन चलता है, रील्स चलती है, इंस्टाग्राम चलता है। लेकिन उस पर जो शख्सियत हमें दिखाई देती है उसके पीछे कई परतों में एक व्यक्ति होता है। मैं हमेशा जब इस तरह किसी व्यक्ति से मिलता हूँ तो हमेशा मुझे निदा फाजली साहब याद आते हैं, जो कहते हैं कि जब भी किसी से मिलना, कई बार मिलना, एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। तो ऐसा होता है, हम कोशिश करते हैं कि उन तहों को हटाकर उस आदमी तक थोड़ा बहुत पहुंचा जाए, क्योंकि ये मैं मानता हूँ इतनी सारी बातचीत जो पत्रकारीय जीवन में करने को मिली, उसमें हर बार ये संभव नहीं होता कि एक बार में आप उस व्यक्ति को पूरी तरह जान लें। लेकिन वो जो व्यक्ति होता है उसको जानने की यात्रा बहुत दिलचस्प होती है। मैं इस यात्रा का पूरा आनंद लेता हूँ। बतरस का शो दरअसल बना ही उसके लिए है, और ये भी बड़े सौभाग्य की और बड़े अद्भुत संयोग की बात है कि ये सेट जिस बतरस के लिए लगा है, वहाँ पर इस बतरस के एंकर के रूप में मैं पहली बार आपसे रूबरू करा रहा हूं आशुतोष राणा जी को। बहुत बहुत धन्यवाद जयदीप भाई। नाम भी बड़ा अच्छा है, बातों का रस। बातों का रस, और रस वैसे बातों में ही है अगर देखा वरना जाए। जीवन नीरस है। हाँ, नहीं तो
और कहा ही जाता है ना, अपने यहाँ तो कहते ही है कि बातन हाथी पात है और बातन हाथी लात। बातों से ही व्यक्ति को हाथी की सवारी प्राप्त होती है, राज सम्मान, और बातों के कारण ही व्यक्ति को हाथी के पैर के नीचे कुचल दिए जाने वाले दंड का भी भागी होता है। तो बात हमारे बुंदेलखंड में एक बड़ी अच्छी बात आती है, बड़ी कहनाते हैं ये कि बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत, क्या बात, देखो भालो तको मत, और खेलो कूदो थको मत। क्या बात। तो ये जो बात है तो ये बहुत अच्छा है कि बातों का कि भाई बोलो चालो बको मत, बको, उसकी वर्जना है। कितनी अच्छी बात है, बकने की वर्जना है, बोलने चालने की तो बड़ा अच्छा नाम है। और ये मेरे भी आनंद का विषय है कि मैं आप जैसे रस युक्त व्यक्ति के साथ बतरस में संवाद कर रहा हूँ। क्या बात है। वो बचपन का आशुतोष काडरवाड़ा का, उस तक पहले जाएंगे। वो कैसा था, अल्हड़ खिलंदड़, शैतान, मस्तीखोर, पारिवारिक पृष्ठभूमि, वो स्मृतियाँ क्या हैं जहन में? देखिए, मैं एक बड़े परिवार का सबसे छोटा सदस्य हूँ। ओहो। हम लोग और मतलब परिवार के ऊपर लक्ष्मी जी और सरस्वती जी की दोनों की बड़ी अनुपम कृपा रही। और जब आप बड़े परिवार के सबसे छोटे सदस्य होते हैं तो आप बड़े लाड़ के साथ बड़े किए जाते हैं, क्योंकि बड़ा व्यक्ति वही होता है जिससे मिलके आपको बड़ेपन का एहसास। क्या शिक्षित व्यक्ति भी वही होता है जो स्वयं शिक्षित हो, वो नहीं, बल्कि अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जो शिक्षित कर दे उसे आप सच्चे अर्थों में शिक्षित कहेंगे। तो ये हमारे बड़े भाई बहनों की बड़ी कृपा रही, माता पिता की बड़ी कृपा रही कि उन्होंने हम सब बच्चों को, और ख़ास करके चूँकि मैं सबसे छोटा था परिवार में, मेरे बाद पीढ़ी बदलती है परिवार की, तो उस नाते उन्होंने बड़े खबर से, और देखो आप सबसे बड़े आनंद का विषय ये है कि प्रत्येक व्यक्ति, बच्चे जब जन्म लेते हैं तो माता पिता अपने हिसाब से उनके नाम सोच लेते हैं, लेकिन मुझे स्वयं का नाम रखने की स्वतंत्रता 3 वर्ष की उम्र में ही प्राप्त हुई। अच्छा। कि हमारे माता पिता ने हमसे कहा, क्योंकि हमारे यहाँ पार्थिव शिवलिंग निर्माण होता था, तो नारायण प्रसाद जी द्विवेदी जो बहुत बड़े और सिद्ध व्यक्ति थे, प्रबुद्ध और प्रकांड विद्वान आचार्य जी, तो वो महारुद्राभिषेक करवाने के लिए वो उपस्थित होते थे। तो जब ऐसे महादेव का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हुआ और महारुद्राभिषेक उनका चल रहा है, तो उसमें एक मंत्र आया, ओम आशुतोषाय नमः। मैं माताजी की गोदी में बैठा था, पिताजी थे साथ में, 3 वर्ष की, 3 सवा 3 वर्ष की उम्र हमारी थी। तो ऐसे कोपर में, कोपर मतलब बड़े थाल में शिवलिंग रखे हुए हैं, रुद्र, सामने रामचंद्र जी की मूर्ति रखी हुई है। तो मैंने पंडित जी से वहीं पे रोका, मैंने कहा कि इसका क्या मतलब है? बोले शंकर जी का नाम है। अच्छा। अब देखिए, हमारे यहाँ बच्चों को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता दी जाती थी। बच्चों को कभी ये नहीं कहा जाता था कि चुप रहो, उनसे कहा जाता था कि पूछो पूछो, तुमको पूछने का। और ये आप 3 साल की उम्र में कर रहे हैं? 3 साल की उम्र में कर रहे हैं। वाह वाह वाह। चूँकि अब अगले वर्ष से मुझे स्कूल में, अगले वर्ष से मुझे स्कूल में जाना था, दाखिला होना था, तो नाम के ऊपर हमको राणा जी ये सब लोग कहते हैं। मैं ये जानना था उसके पहले 3 साल तक क्या कहते थे? राणा जी के नाम से ही हम अच्छा बुलाए जाते थे। छोटू बबलू इस टाइप? ना, वो कभी नहीं रहा। हमारे यहाँ निकनेमों की परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ ये है कि जो हो वो पूरा हो। अरे वाह। हाँ, तो उन्होंने कहा कि शंकर जी का नाम है। मैंने कहा आप कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि भगवानों के नाम उनके काम से बनते हैं, तो ये नाम क्यों बना? तो बोले कि जल्दी से प्रसन्न होने वाले को ये जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए इनको आशुतोष कहते हैं। क्या बात है। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा मतलब ये है। सामने रामचंद्र जी रखे थे। बोले नहीं, वो ये नहीं है, वो ये है। हाँ। तो मैंने कहा आप पूजा इनकी कर रहे हैं, मूर्ति वो रखी। तो बोले कि क्या है? बोले ये जो हैं, ये आशुतोष हैं, शिव जी हैं, ये उनको भगवान मानते हैं, रामचंद्र जी को, और रामचंद्र जी जो हैं वो इनको भगवान मानते हैं। तो
तो ये दोनों एक दूसरे को भगवान मानते हैं और एक दूसरे के भक्त भी हैं। उस बाल मन को मेरे ये भाव इतना अद्भुत लगा कि इतने जल्दी प्रसन्न होने वाला कोई शीघ्र प्रसन्न हो जाए कि एक लोटा, ये आज कह रहा हूँ कि एक लोटा पानी डाल दो तो आपने जल डाल दिया। तो मैंने अपनी माँ से कहा, मैंने कहा कि मुझे नाम लग गया पसंद और अब से मेरा नाम आशुतोष है। और बहुत जिसको कहते हैं कि जब आप ऊर्जा आपके अंदर अधिक होती है, जब आपको पढ़ने लिखने का शौक़, माता पिता ने पढ़ने लिखने का मतलब स्कूल का नहीं, स्कूल के अलावा कि अब जैसे ये जो अभी मैं कल्याण की किताब आपके बतरस में देख रहा हूँ, तो ऐसे कल्याण के जितने अंक आते थे, ये जो जिल्द है ये तो अब तो जिल्द आपको मिला होगा। हाँ, ठीक है, है, नहीं होता। पहले ये जिल्द हम लोगों से बनवाई जाती थी। अच्छा, हमारे घर में कि सारे एडिशन जो साल भर के होते थे, तो ऐसे कल्याण के इस साल का जो आया तो हमको मतलब इस किस्म के साहित्य को पढ़ने की पाठ्यक्रम के अलावा ये कि घर से अगर आप निकल रहे हैं, तो अब मुझसे बड़े वाले भाई मुझसे 23 बरस बड़े थे, तो अगर 23 बरस बड़े हैं तो हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी होती थी कि आप अगर घर के बाहर निकल रहे हैं तो अपनी इच्छा की 2 किताबें लेके आइए। ठीक है साहब। अब बड़े भैया अगर लेके आ रहे हैं किताबें तो किसको लाएंगे? वो प्रेमचंद को लाएंगे, वो निराला को लाएंगे। और अगर मैं ला रहा हूँ तो मैं जासूसी उपन्यास जो राजन इकबाल वगैरह के जो चलते थे ना, कि राजन इकबाल वगैरह की, तो वो लेके आ रहा हूँ, या अमर चित्र कथाएं लेके आ रहा हूँ। अब अगर आप, ये घर की ड्यूटी थी हमारे माता पिता के द्वारा बनाई गई थी कि यदि आप निराला लाए, प्रेमचंद जी लाए, तो आपकी जिम्मेदारी है कि जो आपसे छोटे हैं उन लोगों को पढ़ के सुनाइए और समझाइए। क्या बात। और यदि आप राजन इकबाल लाए हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपने से बड़े लोगों को आपके द्वारा लाए गए साहित्य को लोगों को आपको पढ़ के सुनाना है और उनको एंगेज करना है। बड़ी बढ़िया रस्म थी जी, ठीक है, शानदार परंपरा। और वो सारी चीज़ें 15 दिन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस होती थी, माता पिता वो सब पढ़ते थे। क्या जो कोई भी बच्चा लेके आता था, और 15 दिन के बाद हर व्यक्ति से उन किताबों के ऊपर चर्चा होती थी। और चर्चा, और वो निर्णायक नहीं होते थे, वो एक बहुत अच्छे लिसनर के तौर पर बैठते थे, और यदि आप कहीं पर रुकने लगे तो वो आपसे कुछ चीज़ें पूछ लेते थे। अब इसमें एक लाभ ये हुआ कि अगर आप अपनी मर्जी का साहित्य लाए हैं तो एक व्यक्ति जिसका मानस प्रेमचंद और निराला का है, उसको राजन इकबाल तुमको सुनाना है, तो फिर रस पैदा करना पड़ेगा, बतरस पैदा करना पड़ेगा आपको, अन्यथा तो वो जो कहानी कहने का भी और उसकी जो रोचकता है, उसके अंदर जो रस है, उसको पैदा करने की भी जो है प्रक्रिया, कहीं ना कहीं ये आज मैं इसको डिकोड कर पा रहा हूँ या कह रहा हूँ चूंकि चर्चा हो रही है, अन्यथा देखा जाए तो ये बिना बोले वो ट्रेनिंग का हिस्सा। वही मैं मान रहा हूँ कि मतलब ये तो हमारी गुरुकुल पद्धति से जुड़ी हुई एक अलग परंपरा जो आपके घर में जी, और अवचेतन में संस्कार कैसे आकार लेते हैं, बिल्कुल संस्कारों का आकार जी कहाँ से आता है, ये बहुत अच्छे से गूढ़ है ये बहुत जी। तो जब एक बार पता लगा कि मुझे लगा कि मैं आज तो पिटने वाला हूँ, एंटीसिपेटरी बेल लगानी पड़ेगी मुझे। अच्छा। स्कूल से झगड़ के आया, मम्मी बाबूजी दोनों बैठे हुए थे, और मैंने अपना मतलब 7वीं 8वीं में रहा हूँगा, 8वीं में मैंने अपना बैग जोर से बस्ता फेंका। अब देखिए आप इसमें मतलब अगर अच्छे माता पिता हों, समझदार, तो माता जी ये समझ गई और बाबूजी कि ये बच्चे ने बैग फेंका है उद्दंडता के लिए नहीं, हम दोनों बात कर रहे थे, तो ये बच्चा अपनी बात कहने के लिए ध्यान आकर्षण के लिए रहा है, ये ऐसा वो कर रहा है, वो उनको मैसेज मिल गया। तो अब चूंकि हम बात कर रहे हैं तो वो आके तो बोल नहीं सकता कि मम्मी सुनिए या बाबूजी सुनिए, वो दंडता तो नहीं करेगा। तो क्या कर रहा है? बस्ता फेंक रहा है, ध्यान आकर्षण हुआ। माता जी ने देखा, बाबूजी ने के मम्मी के लुक एक्सचेंज हुए। अब जो बहुत आवश्यक है, मैं जो कहता हूँ, वो उठी और उन्होंने मुझे एक गिलास पानी दिया और एक सुविधाजनक सन्नाटा क्रिएट किया।
क्या जनरली हम लोग सन्नाटों से घबरा जाते अरे कितना सुंदर प्रयोग है। बतरस है में ना? यही देखिए ना, रस यही थे, सुविधाजनक हैं। सन्नाटा। सुविधाजनक आहा, सन्नाटा क्या उन्होंने। प्रयोग है। नहीं तो होता क्या है, हम लोग अक्सर जैसे क्या हुआ, क्यों चुप हो, क्या बताओ बोला? ना, क्यों क्या बैग फेंका? ना, एक सुविधाजनक सन्नाटा, ताकि जो व्यक्ति, माता जी ये कहती थी हमसे, बाबूजी ये कहते थे कि बेटा लोग झूठ नहीं बोलते, ध्यान रखना, इस जगत में कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। व्यक्ति अपनी समस्या को व्यक्त करने के लिए अनुचित शब्दों का प्रयोग करता है, जो कालांतर में झूठ के नाम से प्रचलित हो जाते हैं। बड़ी अनुपयुक्त और अनुचित शब्दों का ये प्रयोग भी करता झूठ है। की बड़ी सुंदर व्याख्या हाँ, है। कि अनुपयुक्त शब्दों का आपने अपनी किसी भी समस्या के या किसी भी कथा के लिए आपने अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग किया, जो कालांतर में झूठ के नाम से जाना गया। वाह, तो बोले मुझे इसलिए- मजा आया हाँ, इसमें। तो सुविधाजनक सन्नाटा इसलिए ताकि तुम अपनी जो बात कहना चाहते हो उसके लिए उपयुक्त शब्द में तुम अपनी बात कहो, ताकि तुम झूठे के तौर पे ना जाने जाओ। उपयुक्त शब्दों में अपनी समस्या बोलिए। मैं बैठा था, तीनों ने शांति से बैठे। क्या हुआ, क्या कहना है? मैंने कहा अभी वो लोग आएंगे शिकायत मेरे आपके पास, अभी वो लोग आएंगे। अभी वो लोग आएंगे, और मुझसे कुछ कहने के पहले आप लोग मेरी बात सुन लीजिएगा कि मैंने मारा क्यों। वाह। बोले आप मुझे ये बताइए, अगर मुझे क्लासरूम की बात क्या प्लेग्राउंड पे होनी चाहिए? आप अपनी दलील दे रहे हैं। हाँ, अपनी दलील दे, अपना केस खुद लड़ रहे हैं, खुद केस लड़ रहा है। एफआईआर भी दर्ज करा रहे हैं। तो बाबूजी ने कहा कि नहीं, और अगर कोई क्लासरूम की बात प्लेग्राउंड पे करे तो क्या होना चाहिए? हमने कहा तुम बोलो, क्या बोलना चाहते हो? हम कहा जब मैं गणित में कमजोर हूं, मुझे 19 का दुनिया नहीं आता, आप 19 के दुनिया को क्लासरूम में कह रहे हैं, मैं नहीं बोल पा रहा, आप मुझे दंड देंगे, स्वीकार है। लेकिन जब मैं आधी छुट्टी में प्लेग्राउंड में, जब मैं कबड्डी में अपने विरोधी लोगों खिलाड़ियों को मैं कबड्डी का बड़ा अच्छा खिलाड़ी था। अच्छा। मैंने कहा जब मैं मारने लगता हूँ उनको, वो करने लगता हूँ, तो ये मुझसे 19 का पहाड़ा पूछते हैं। और इन्होंने आज वही किया, ये 19 का मुझसे पहाड़ा पूछने लगे और मुझे गुस्सा आया और मैंने मार दिया। उन्होंने कहा बात खत्म। मैंने कहा जी। मैंने कहा अब वो आएंगे आपके पास शिकायत लेके। ठीक है, लेकिन कारण ये है, माता जी ने एक अद्भुत बात कही जी। बोले हम तुमको स्कूल क्यों भेजते हैं? मैंने कहा पढ़ने के लिए। पढ़ने से क्या होता है? उनका ज्ञान मिलता है। अब देखना, जो सुन सुन के आप बड़े हो रहे हैं, बोले वो ज्ञान क्या होता है? अब ये वो प्रश्न था कि जो हम आज नहीं जवाब दे सकते। बोले बेटा, ज्ञान हमें लड़ना भी सिखाता है और अड़ना भी सिखाता है। हम चाहते हैं कि तुम स्कूल जाके पढ़ो, ताकि तुम लड़ना सीखो, अड़ना मत सीखो। क्या बात है, अरे वाह। बोले लड़ने का मतलब समझते हो? मैंने कहा मारपीट करना। बोले नहीं। बोले मारपीट में जो भी तुमको सुविधा मिलेगी वो तात्कालिक है, बोले उसमें सुख मिलेगा तुमको, लेकिन मारपीट में हराने का भाव होता है और लड़ने में जीतने का भाव होता है। क्या बात है, अपनी कमजोरियों से लड़ना। वाह, उम्दा व्याख्या। बोले अपने सपनों के साथ लड़ना, अपनी क्षमताओं के साथ लड़ना, तो बोले इसमें जीतने का भाव होता है। बोले हराओगे तो व्यक्ति जो तुमसे हारा है वो इस मौके में रहेगा
कि कब उसको अवसर मिले और तुमको वापस हरा सके। बोले लेकिन जब तुम किसी को जीतोगे, चाहे वो तुम्हारे अंदर के विचार हों, तुम्हारी अपनी क्षमताएं हों, तुम्हारी जो भी कमज़ोरियां हों, उनके ऊपर अगर विजय प्राप्त करोगे तो वे सदैव तुम्हारे लिए सहयोगी के तौर पे काम करेंगे। तुम्हारा द्वंद्व तुमसे नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि तुम स्कूल जाओ और लड़ना सीखो, अड़ना नहीं सीखो। क्या बात है। मुझे ये बात इतनी अद्भुत लगी और सही मुझे समय लगा पर सही सीख। कि हमें अपने छोटे छोटे बच्चों से बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए ताकि वे बड़े होकर छोटी छोटी बातें ना करें। क्या बात है। क्योंकि जैसे छोटे बच्चों के मुंह से हमें बड़ी बातें सुन के अच्छा लगता है, वैसे ही बड़े बच्चों के मुंह से छोटी बातें सुनना हमारे कष्ट का कारण होता है। तो मुझे ये बात कि हम अक्सर अरे क्या बच्चों से क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, नहीं, आप जितना छोटा बच्चा है उससे बड़ी बातें करिए ताकि वो बड़ा होके कभी छोटी बात ना करे। वाह। तो जो बतरस का है ना कि बातन हाथी पात है और बातन हाथी लात लात, कि आप छोटी शाही बात, सब, हाँ। छोटी बात ना करें आप। तो इस तरीके से और अच्छे अनुकूल वातावरण में मैं बड़ा हुआ हूँ और बहुत अच्छी पेरेंटिंग, बहुत अच्छे माता पिता, बहुत अच्छे भाई बहन, बहुत अच्छा मित्र परिवार। तो अगर उस नाते देखा जाए, और यही कारण है कि आज की तारीख में जब इस मकाम पे मैं खड़ा हूँ तो आपको मेरे विरोधी मिल जाएंगे लेकिन शत्रु एक भी नहीं मिलेगा। ये जो मारपीट और छोटी मोटी चीज़ें थी, इसके अलावा कोई ऐसी चुहलबाजी है बचपन की जो याद रही, या कोई उस वक्त स्कूल जाते थे तो कोई चाइल्ड टाइम क्रश था कि नहीं? बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में। भाई देखो, हम जब 6वीं में थे हमसे एक चूक हो गई। हाँ। नाम नहीं बताएंगे मुस्लिम। हाँ, नहीं ठीक है, वो तो हमारी सहपाठी का। नहीं, आप चाहेंगे तो हम इसको एडिट कर देंगे ताकि रेणुका जी तक नहीं पहुंचे। नहीं, रेणुका जी को तो पता ही है। हाँ, ये भी ठीक है। ये सब चीज़ तो हम अहमदाबाद में पढ़ते थे जी, और क्राफ्ट की क्लास चल रही थी जी। मुझे मेरी एक सहपाठी बहुत पसंद थी। अब लेकिन उतना साहस तो था नहीं। अब उस समय का दौर कि जहाँ पे आप ये तो आज की तारीख में तो हम और आप बहुत आसानी से प्रपोज कर देते हैं। प्रपोज करने के कई तरीके हैं हमारे पास। मोबाइल, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम मोबाइल है, है। व्हाट्सएप है, कई तरीके से। अब उस समय तो मतलब आप अगर देखा जाए तो पत्राचार ही होता था, लेकिन अब पत्र व्यक्ति के पास ही कैसे पहुंचे, इसकी भी जुगत लगानी पड़ेगी। हाँ। आप चिट्ठी डाल देंगे, अब छोटे बच्चे के नाम पे चिट्ठी आई, माता पिता खोल लेंगे, वो फिर गड़बड़ हो गया तो मामला। वहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो अब कैसा करें? तो मेरे एक सहपाठी थे, उन्होंने मुझसे कहा कि सुनो, क्राफ्ट की कक्षा में ना अपन पीछे बैठेंगे और वो अगली बेंच पे बैठेंगे। मैंने कहा हाँ। बोले तुम लेटर लिखना और फिर अपन पीछे से बॉल बना के उसकी टेबल पे फेंक देंगे। मैंने कहा ओके। डायरेक्ट उस तक पहुंचेगी, बीच में कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा। हाँ। आइडिया जम गया। और चूंकि क्राफ्ट के पीरियड में, तो क्राफ्ट में तो बच्चों के आदान प्रदान चलते ही रहते हैं। आइडिया जम गया। मैंने बाकायदा अपने अंग्रेजी में माय डियर डार्लिंग सो एंड सो, ऐसी एक 6वीं क्लास का बच्चा जितना प्रेम तो रस है जीवन का। और मैंने पीछे से बॉल बनाई। हाँ। और मैंने फेंकी। दुर्भाग्य देखिए अरे कि वो एक बेंच पहले गिर गई जहाँ पे दूसरी लड़की बैठी थी। उसने वो बॉल उठाया मेरी तरफ, उन्होंने पलट के देखा तो उसने कहा कि हमारे लिए है। हाँ। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा उसके लिए। उसको बड़ा इंसल्टिंग है ना। तब मैंने इशारे से कहा उसके लिए, तो उसने क्या किया, वो जाके टीचर को दे आई। अरे राम, क्योंकि उसको अपनी इंसल्ट गवारा नहीं हुई। टीचर ने बुलाया, बोले इधर आओ। मैं आया, बोले क्या लिखा है? हाँ। मैंने कहा माय डियर डार्लिंग। बोले डार्लिंग का मतलब समझते हो? तो मुझे लगा कि ये अर्थ पूछ रहे हैं जेन्युइनली। हाँ, हाँ। तो मैंने कहा जी, क्योंकि इसमें कोई मुझे इसमें कोई खराब बात लगी नहीं कि पत्र लिखा है और अपने भाव जो व्यक्त कर सकते। मैंने कहा जी समझता हूँ। बोले क्या मतलब होता है? मुझे लगा वो अच्छा अंग्रेजी और गणित भी पढ़ाते थे। मैंने कहा प्रिय प्यारा।
और उन्होंने मुझे तकरीबन 15-20 मिनट पीटा। अरे बाप रे, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, मैं पिट रहा हूँ, लेकिन उस समय मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि क्यों पीट रहे कि क्या मैंने गलत अर्थ बताया इसलिए पिटा। ये भी बढ़िया है। ये मैं मतलब ये किस लिए, अच्छा प्रिय प्यारा, अच्छा प्रिय प्यारा है, मतलब ये तुमको पता है, अर्थ भी नहीं पता, मतलब प्रिय प्यारा था, तुमको ये लिखोगे। अब मैं पिट रहा हूँ, खड़ा हूँ। जब हो गया तो अगले दिन जब बड़े भैया को बुलाया गया, बड़े भैया ने, अब मुझे समझ में आया कि नहीं, ये शायद ये प्रिय प्यारा के कारण नहीं, बड़े भैया भी समझ चुके थे इस बात को, हाँ, कि ये हरकत जो हुई उसके लिए भी। तो उन्होंने मुझे जलील नहीं किया, उन्होंने स्कूटर से पूरा अहमदाबाद घुमाया, स्कूटर पर, हैव मोर आइसक्रीम और ये और वो, नॉटी बॉय शूज आते थे, हाँ, पहले बाटा के, हाँ, बाटा के, तो मुझे अच्छे लगते थे। हाँ, भैया ने कहा चलो अपन खरीदते हैं। उन्होंने उस पूरी जलालत को, जिससे मेरे बाल मन के ऊपर कि यार ये पत्र लिखना और प्रेम नहीं होना चाहिए, उससे मेरे बाल मन के ऊपर ये इस भीषण आक्रमण का दुष्प्रभाव ना पड़े, तो उन्होंने बहुत चाह किया कि इट इज, मतलब इट इज जस्ट ए वे ऑफ एक्सप्रेशन है यार, ठीक है ना, तुमने अपना प्यार, लेकिन क्या है कि वो क्लासरूम प्लेस इज नॉट करेक्ट, है ना। फिर आपने कहीं मिले, जो किस्से हमने सुने, और ये अन्नू कपूर जी भी सुहाना सफर में सुनाते रहते हैं खूब, हाँ, कि वो कहीं मिले, फिर आपने उनको घर ड्रॉप करने का वो दिया प्रपोजल, तो उन्होंने कहा कि बम्बई को मैं भी जानती हूँ और इतना घुमा के मेरा घर नहीं आता, मैं खुद ही चली जाऊंगी। और फिर आपने कहीं से उनका नंबर लेकर उनको फ़ोन किया, और फिर उसके बाद पलट के आपने भी फ़ोन नहीं किया कि हम भी आशुतोष राणा हैं। तो इसका कुछ संक्षेप में, कि मुझे मालूम है 2-3 प्रश्न मेरे सिर्फ और हैं बतरस के लिए। देखिए क्या है कि मेरा अपना ये मानना है कि मैं और रेणुका जी, वो महानगर में जन्मी पली बड़ी हुई, मुंबई, और मैं ग्रामीण भारत का व्यक्ति, गाडरवारा। हमारी अपनी सोच समझ और उनकी सोच समझ जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन प्रेम तो प्रेम होता है। वो तो न उम्र की सीमा हो, न जन्म का हो बंधन, प्रेम जब प्यार करे कोई तो देखे। और जब कोई व्यक्ति मानसिक तौर पे, वैचारिक तौर पर आपको, आपका बहुत लगे कि ये यहाँ पे मित्रता बहुत गाढ़ी है, प्रगाढ़ है, तो रेणुका जी मेरी मित्र हैं आज भी। अरे वाह, पत्नी होने के बाद, वाह वाह वाह। तो वो जितनी अच्छी माँ है अपने बच्चों की, जितनी अच्छी पुत्री हैं, जितनी अच्छी वो मित्र हैं, उतनी ही अच्छी वो पत्नी है, और उतनी ही कमाल के अद्भुत लेखक भी हैं, क्या बात, अद्भुत निर्देशक भी हैं, और अभिनेत्री के तौर पे तो आप जानते ही हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो इतना साउंड हो, वैचारिक रूप से, आत्मिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से, और आपके मानस के चित्त के इतने करीब हो, तो आप उसको मित्र के तौर पे खोना नहीं चाहते। अब लेकिन आपके अंदर घटना घटित हो गई है कौन सी, क्या आप चाहते हैं कि ये मित्रता प्रेम में बदली और शादी में बदल जाए? प्रेम तो मित्रों में भी है, हाँ, लेकिन ये अलग तरह का विवाह में रूपांतरित हो जाए। और क्या ये आवश्यक है कि 2 अच्छे मित्र कालांतर में अच्छे पति पत्नी साबित हो? ये भी जरूरी नहीं है। क्या ये आवश्यक है, हो सकता है कि आप अच्छे पति पत्नी हो लेकिन अच्छे माता पिता साबित हो? ये भी ज़रूरी नहीं है। तो अब चूंकि हम दोनों ही परिवारवादी लोग हैं, तो मन में ये आया हमारे कि कैसे ये जो हैं इनके साथ हमारा जो रिश्ता, अच्छा मुझे कविताएं पसंद, उनको गद्य प्रेमी है, वो उनको प्रोज पसंद है, उपन्यास वो भी मतलब बिल्कुल अलग है। तो ऐसे ही जब मेरी उनसे मित्रता गाढ़ी हो गई और लगा कि नहीं यार, ये व्यक्ति जो है ये सहेज के रखने वाला है, और सहेज के रखने के साथ साथ अपने आप को स्वयं सौंप देने वाला व्यक्ति है। इस व्यक्ति के हाथ सौंप दो, अपने आप समर्पित कर दो। तो कविता सुनाते सुनाते ही हमने कहा कि एक ऐसी कविता इनको सुनाओ कि अगर
हाँ है तब तो बहुत अच्छा है, और ना है तो ये कविता थी। अरे वाह, ठीक है, आपने- क्योंकि आपको मतलब छठी में तो लेटर लिख लिया हिम्मत करके, लेकिन जो प्रेम को आप विवाह में बदलना चाह रहे थे वहां आपने एक गूगली वाला रास्ता निकाला। हाँ क्योंकि आप मित्रता नहीं खोना चाहते आप व्यक्ति को, क्योंकि अगर भाई ये मान चीज ना लीजिए भी हो तो मित्रों के मित्रता तो बनी रहे। मित्रता, क्योंकि तो आप ऐसी आपसे कोई अच्छा हरकत नहीं खुददार करनी कि मित्र- मित्रता भी खो दें। खुददार मित्र आपके जैसा है और इतना मतलब अद्भुत व्यक्तित्व आपका मित्र हो, तो वो कविता हमने सुनाई और वो गुरुदेव भगवान की कृपा से बिल्कुल तीर निशाने पे लगा। हाँ बिल्कुल, जैसे अपनी बॉल बिल्कुल ऑन द स्पॉट गिरती है ना, तो वो बिल्कुल गिरी, तीर निशाने पे लगा। और उन्होंने मुझसे कहा कि राणा जी, आई थिंक आई एम इन लव विद यू। अब अंदर तो मतलब लड्डू फूटे, धड़ाधड़ फव्वारे छूटे। हम तो चाह ही रहे थे कि आप ये कहें। तो मैंने अपने आप को, क्योंकि हमारे छोटे शहरों में एक और अच्छी चीज़ सिखाई जाती है, और ये मनोविज्ञान का बड़ा नियम है कि जब कोई उपलब्धि हो तो उसको व्यक्त नहीं करना चाहिए। जो आनंद जज्ब है करना आना चाहिए। पहले आनंद को स्वयं भोगो, उसके बाद दूसरों के साथ साझा करो। पहले आनंद को, हम क्या करते हैं कि हम आनंद आया और हमने लुटा दिया, वो तो खुद उस रिक्त रह गए। आनंद और खुद रिक्त रह गए। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो पहले उस अरे ये आनंद रस को- तो बहुत जोरदार है ना, तो आनंद को पहले आप सहेजिए, उसके बाद आप उसको लुटाइए, तो आप उससे भरे रहते हैं। तो मैंने कहा आप आइए। वो उस समय गोवा में शूट कर रही थी, अच्छा, और ये फोन पे सुनाई आप? और ये फ़ोन पे सुना। अच्छा, आमने सामने नहीं थी। हमारी तो 3.5-4 घंटे सिर्फ फोनो फ्रेंड होता रहा। कविता कौन सी थी आशुतोष भाई? प्रिय लिखकर नीचे लिख दूं नाम तुम्हारा, प्रिय लिखकर नीचे लिख दूं नाम तुम्हारा। नाम तुम्हारा, कुछ जगह बीच में छोड़ नीचे लिख दूं सदा तुम्हारा। लिखा बीच में क्या, ये तुमको पढ़ना है। लिखा बीच में क्या, ये तुमको पढ़ना है। कागज पर मन की भाषा का अर्थ समझना है। जो भी अर्थ निकालोगे तुम, वो मुझको स्वीकार। झुके नयन, मौन अधर या कोरा कागज, अर्थ सभी का प्यार। ओ हो, ये खुद लिखी थी? नहीं, ये विठल भाई जी की रचना है। अच्छा, अरे वाह। और इस कविता की वजह से आज हम आशुतोष जी और रेणुका जी को और अब तो रजत जयंती बनने वाली है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बतरस के 2 सिर्फ पड़ाव और, क्योंकि मैंने प्रश्न अपने मन में ही थोड़े शॉर्ट कर लिए। एक ये गुरुजी वाली बात, चूंकि आपसे बात हुई तो पता लगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में बहुत भटकाव होता है, जी। पता ही नहीं होता कहाँ जाना है, बताने वाले भी ठीक से नहीं बता पाते। और आपके पास एक ऐसे गुरु थे जिन्होंने सदैव राह दिखाई, तारीखें तक बता दी कि इतनी तारीख को बम्बई जाना है, इस डायरेक्टर से मिलना है, NSD के बाद रेपर्टरी में नहीं जाना है। गुरुजी से आपकी मुलाकात कैसे हुई, फिर उसके बाद ये 1984 में 1984 में जब मैं गाडरवारा से अपनी उच्च शिक्षा के लिए सागर विश्वविद्यालय आया, तो सागर विश्वविद्यालय में मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे वो दद्दा जी के डिसाइपल थे। अच्छा, उनके जीवन में दद्दा जी 2-3 वर्ष पहले आए थे। और चूंकि मैं उद्दंड बच्चा था और मुझे मतलब फायरी लड़का जिसको कहना चाहिए, पढ़ा लिखा व्यक्ति और बहुत सारे ज्ञान वाला व्यक्ति, ऊर्जावान व्यक्ति, यदि उसकी ऊर्जा को दिशा ना मिले तो फिर वो उससे ज़्यादा उद्दंड और उजड्ड कोई व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। तो वो हमारी, लेकिन चूंकि उजड्डता में भी एक किस्म का तेवर था, मतलब निम्न स्तर की कभी नहीं रही, उसका भी स्टैंडर्ड है, उसका भी उच्छृंखलता थी, बदतमीजी नहीं थी, उच्छृंखल थे। तो वो बात थी। तो वो मुझे, तो जब मैं सागर पहुंचा तो वो मुझे दद्दा जी के पास ले गए कि इनको, और उस समय मैं 7वें आसमान पे था। 7वें आसमान में मतलब धर्म की बात करेंगे, ज्ञान की बात करेंगे। जब आपके पास कम ज्ञान होता है तो आप अपने आप को अति ज्ञानी समझते हैं, एक भाव आ जाता है ना। जब आपके पास कम धैर्य होता है तो आप अपने आप को परम धैर्यवान समझने लगते हैं। ये एक मनोविज्ञान है, मनुष्य की प्रकृति होती है। और जितने आप छोटे होते हैं उतना ही आपका अहंकार बड़ा होता है, और जो जितना बड़ा होता है उसका अहंकार उतना ही छोटा होता है। क्या बात है। तो वो चीज़, इसको आयु के साथ भी समझ लें हम और अवस्था के साथ भी, ज्ञान की अवस्थाएं। हाँ,
तो मुझे लगा चलो बहनों ही हैं हमारे, मिलाने ले जा रहे हैं, चलो चलते हैं इनका और देख लेते हैं। लेकिन जब परम पूज्य दद्दा के पास इस भाव से गया था, रिजेक्शन के, इस भाव से कि ठीक है, ठीक है, इस भाव से कि हमें पता है ठीक है, ये जितनी चीज़ें, पर किसी ने कहा तो चलो, और पता लगा कि जो वहाँ गया तो फिर वहीं का होके रह गया, और फिर मेरा मुझ में कुछ बचा ही नहीं। तो मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। क्या बात तो परम पूज्य गुरुदेव भगवान दद्दा, क्योंकि देखिए जब 16 बरस की उम्र थी हमारी, 16.5, 84 में, और 84 में ही हमारी माताजी का देहावसान हुआ, तो माँ की गोद से निकला और महात्मा की गोद में आ गया। क्या बात। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो ये इतना अद्भुत रहा कि मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, सब लोग यहीं आके फिसलते क्यों। क्या बात है। तो हमें माँ और महात्मा, क्या बात, ये दोनों का जो सानिध्य मिलता रहा कि उस एक्यूट समय पे और बिल्कुल करेक्ट टाइम पे आपको ऐसे विशाल फलक या आंचल आपके जीवन में प्राप्त हुए हैं। तो जो कुछ भी है तो बहुत सुंदर कल्पना है, और माँ की गोद से निकल के सीधे गुरु की गोद में आना, और इसके लिए भी कुछ होता है पुराना। तो अभी एक विषय चल रहा है ईश्वर के होने न होने का, डज गॉड एग्जिस्ट नाम से काफ़ी बातचीत हो रही है, और आपने मुझे एक बहुत सुंदर रूपक के माध्यम से बहुत संक्षेप में, क्योंकि इस पर तो बहुत लंबी घंटों भी बातचीत हो सकती है, तो मैं जीवांजलि पे ही चाहूँगा कि ये बात जाएगी। ये लोग पूछ रहे हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है कि नहीं है, दिखता तो है नहीं, कोई कह रहा है ईश्वर है, और ये सदियों पुरानी बहस है, आज की नहीं है। आपको एक रूपक के माध्यम से इसको समझा रहे थे, मैं चाह रहा था वो रिकॉर्ड भी हो जाए, लालच है मेरा। देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि जिन आंखों से हम दुनिया को देखते हैं, क्या उन आंखों को हम देख पाते हैं? खुद नहीं देखा, आईने में भली थोड़ा देख लें। आईने में जब आप देखते हैं तभी देख सकते हैं। तो आप आईने में देखते हैं और आप उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं और आपका हाथ टकराता है कांच से, तो आपको अनास्था पैदा हो जाती है। जबकि आईने का क्या काम था? आईना ये कह रहा है कि जहां दिख रहा है वहां नहीं, मेरी तरफ नहीं, स्वयं की तरफ हाथ बढ़ाओगे तो तुम वो प्राप्त कर लोगे। वाह। तो ऐसे ही हमारे धर्म ग्रंथ भी होते हैं। वो क्या कहते हैं? हमारी अनास्था, हमारी आस्था अनास्था में क्यों रूपांतरित होती है कि धर्म ग्रंथ ने कहा, ग्रंथ ने कहा, तो आप ग्रंथ की तरफ बढ़े और पता लगा ग्रंथ में है नहीं, तो कहते हैं जहां दिखाई दे रहा है वहां नहीं। ग्रंथ का काम है तुम्हें तुम्हारे मन की ग्रंथियों से जोड़ देना। क्या बात है। तो जिस ग्रंथ को पढ़ के तुम्हारे मन की ग्रंथियां खुल जाए, वही ग्रंथ की श्रेणी में आता है। तो मेरा अपना ये मानना है कि जिस जड़ से वृक्ष निकलता है, तना निकलता है, पत्ते निकलते हैं, फूल निकलते हैं, फल निकलते हैं, क्या वो जड़ अपने से फूटने वाले उस वृक्ष को देख पाती है? क्या बात है। नहीं देख पाती। और क्या वो वृक्ष अपनी जड़ों को देख पाता है? नहीं देख पाता। तो नहीं देख पाते हैं तो क्या जड़ नहीं देख पाना उसके ना होने का प्रमाण है? बिल्कुल नहीं। जड़ है तभी वृक्ष, जड़ है तभी वृक्ष है, और वृक्ष है तो जड़ है। तो मेरा अपना ये मानना है कि ये तो अनुभूति का विषय है, और हम इसको माने ना माने, इसलिए अपने यहाँ बड़ी स्वतंत्रता दी गई है कि जो दिखता है वह भी परमात्मा है, जो नहीं दिखता है वह साकार को पूजो, निराकार को पूजो। तुम किसी भी मान, चूंकि निराकार को सब कोई नहीं पूज सकते, तो एक पत्थर लगा दिया, साकार। देखिए, किसी ने कहा कि योग फल 100, कुछ लोग 10 में 10 को 10 बार जोड़कर 100 लाते हैं, कुछ 10 में से 10 का गुणा करके 100 लाते हैं, कुछ 1000 में से 900 घटा के 100 लाते हैं, कोई 250 जोड़ देगा, कोई 250, मतलब जोड़ना, घटाना, भाग देना, गुणा करना। झंझट ये है कि हम प्रक्रियाओं पे लड़ रहे हैं, हम योगफल की बात ही नहीं कर रहे। योगफल अब हम ये कह रहे हैं कि मैं दिल्ली आया, किस मार्ग से आए? तो मैं कह रहा हूँ राजकोट से भी दिल्ली आया हूँ। कोई कह रहा है कि ना राजकोट के मार्ग से जो दिल्ली में पड़ता है मैं वो बता रहा हूँ,
लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं आप गलत कह रहे हैं, ये तो है ही नहीं। मैं तो भोपाल से दिल्ली आया हूँ, ये तो पढ़ता ही नहीं है। तो बात दिल्ली की, बात योग फल की, रास्तों की और प्रक्रियाओं की हाँ, बातों में क्योंकि उलझ गए। मार्ग कभी एक नहीं होता और सत्य कभी दो नहीं होते। क्या बात है। तो मेरा अपना ये मानना है कि हमारे और आपके अंदर से तो ईश्वर को माने तब भी वो है, नहीं और नहीं माने तब भी वो है। वाह। तुम्हारे मानने हमारे मानने, आशुतोष, हमारे मानने ना मानने से क्या होता है। कोई अगर व्यक्ति नास्तिक भी है, इस जगत में कोई व्यक्ति नहीं है जो नास्तिक हो। प्रत्येक व्यक्ति आस्तिक है। आस्तिक का मतलब विश्वास। क्या बात है। तो तुम्हें इस पे विश्वास है कि वो नहीं है, तो भी तुम ईश्वर को मान ही रहे हो। इस पे विश्वास है ना। वाह वाह, ये भी अच्छी परिभाषा है कि तुम्हें इस बात का विश्वास है कि ईश्वर नहीं। कौन नहीं है? वो नहीं, वो नहीं है। और मुझे इस बात का, देखिए, परमात्मा तक पहुंचने के दो मार्ग हैं, एक भक्ति मार्ग और एक ज्ञान मार्ग। तो सत्य और धर्म दो अलग अलग चीजें होती हैं, ये एक नहीं होते। धर्म सत्य तक पहुंचने का मार्ग हो सकता है, लेकिन वो परम सत्य नहीं हो सकता। ठीक है, तो परम सत्य तक पहुंचने के दो मार्ग बताए हमारे यहाँ, एक भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, जिसमें उपासना और अपना समर्पण का महत्व है, और दूसरा है ज्ञान मार्ग, जिसमें साधना और श्रम का महत्व है। तो कुछ लोग हैं जो उपासना और समर्पण के माध्यम से जाते हैं उस परम सत्य तक। कुछ लोग हैं जो साधना और श्रम के माध्यम से जाते हैं परम सत्य तक। लेकिन वह परम सत्य उस साधक को तभी प्राप्त होता है जब उसका श्रम समाप्त होकर समर्पण में रूपांतरित हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि ईश्वर का होना ना होना, सबकी अपनी अपनी, सबके अपने सत्य हैं और सबके अपने झूठ। कोई कहता लाभ से तो किसी को लगती लूट। क्या बात है। वाह। सबकी अपनी मान्यता, सबका निज विश्वास। कोई कभी रूठ जाता है और कोई आता पास। वाह। ये हमारी कविता की कुछ पंक्तियां हैं, आप ही की कविता है जी। तो कहने का मतलब है कि इस पे क्या, ये तो चर्चा का नहीं, चिंतन का विषय है। ये तो चलने चर्चा, दीजिए, ये तो अनुभूति का विषय है। हम कर तो उन्हीं पे रहे ना, या तो हम ईश्वर की तरफ भाग रहे हैं या ईश्वर की ओर से भाग रहे हैं। भाग तो केंद्र में ईश्वर है, केंद्र में तो ईश्वर ही है। तो या तो हम उसको पकड़ना चाहते हैं या उसकी पकड़ से छूटना चाहते हैं, या तो हम उसको, किसको हम मान रहे हैं और किसको हम खारिज कर रहे हैं, केंद्र में कौन है। क्या बात है। तो ये सब उसकी अपनी लीला है, और मेरा ये मानना है, मैं तो इसी हिसाब से चलता हूँ और मैं मान के चलता हूँ। और कभी आप कह देंगे, आपके ना कहने से मेरा परमात्मा, ये मैं टूट रहा हूँ और मैं कहूँ कि मेरा परमात्मा टूट रहा है ना, ये तुम्हारी कमजोरी है। धर्म कमजोर नहीं है, परमात्मा कमजोर नहीं है। तुम अपनी कमजोरी को धर्म की कमजोरी बता रहे हो। क्या बात कि मेरे धर्म पे छोड़, मेरे परमात्मा पे छोड़ ना, एकदम उसको ईगो मान। मेरा परमात्मा वो है, इसलिए मैं हूं। अब तुमको उनकी तरफ भागना है या उनसे दूर भागना है, तुम तय कर लो। हाँ, तीन ही लोग को बो है मालक, बिन पैसा की बाकी अदालत। उसका मुजरिम ना कौनो फरार है, अपना प्रभु खबरदार है। अपना प्रभु खबरदार है। और बतरस नाम इस शो का इसलिए सार्थक हो जाता है कि बातों के रस का प्रवाह ऐसा है कि समय का भान नहीं रहा, और ऐसा लगता है कि बतरस के इस रस का आस्वादन करने के लिए कहीं समय भी ठहर गया और उसने भी बातों के इस रस का आनंद लिया, और वो भी कह रहा है कि अरे आप बहुत रसीले आदमी हो, आपने मुझे इतना चुपचाप फंसा दिया ना, इतना लंबा 5 मिनट की कह के, यही पूरा एपिसोड मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से 1 घंटा तो हो गया होगा। हाँ, लगभग 50-55 मिनट। मुझे 45 मिनट का इशारा तो कुछ देर पहले आया था। 1 घंटे हो गया ना, बताओ। नहीं, लेकिन आप अब सुनो, ये बतरस मैं पंचतंत्र 1 पे भी चलाऊंगा, सुन लो एडिटर। हाँ जरूर। और कॉपीराइट नहीं मारी जाएगी आपकी, CHS क्या कहलाता है ना? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। और मुझे तो ये अब लालच आ गया है कि इसको एक बातचीत, क्योंकि मेरे पास दिमाग में इतने प्रश्न घुमड़ रहे थे आशुतोष भैया, सच कह रहा हूँ, और मुझे लग रहा था कि ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, अब प्यास तो जगी है
अधूरी नहीं रह गई, जगी। अपन करेंगे, तो इसको आगे भी करेंगे, लेकिन आपने फिर भी इतने अच्छे समय दिया और मैं मानता हूं, मैं अपनी इस उद्दंडता को स्वीकार भी करता हूं कि मैंने, उद्दंडता नहीं है, आपका अधिकार है। बहुत अच्छा है। मैं आपके अधिकार क्षेत्र का व्यक्ति हूँ, साधिकार आप मुझसे कह सकते हैं। तो आपने इसको स्वीकार किया, इसके लिए धन्यवाद विनम्रता को। और ये मोह, ये लालच मीठा है, अच्छा है, और ये बना रहे, बातों के रस का ये सिलसिला चलता रहे, और आप भी अपने ज्ञान से, अपने कलाकर्म से सभी को इसी तरह से रोमांचित, आह्लादित, प्रसन्न एक साथ करते रहें। और आप जिस अदा में कविताएं और ये सब पढ़ते हैं वो भी हम सबको रोमांचित करे। कोई कम पंक्ति चलते चलते सुनाना चाहे तो आपके ऊपर छोड़। मैंने वही तो, ये दादा भैया का लिखा हुआ गीत था, सुना दिया आपने। ये जो मैंने आपसे कहा ना कि तीन ही लोग को वो है मालिक, बिन पैसा की बाकी अदालत, बिन पैसा उसका मुजरिम ना कौनो फरार है, अपना प्रभु खबरदार है। तो अपना प्रभु खबरदार है कि इस नोट पर मैं बतरस को यहाँ पर केवल एक अल्प विराम दे रहा हूँ। आमतौर पर विराम देता हूँ, लेकिन इसलिए कि ये वादा भी आशुतोष जी ने यहीं इसी शो में कर दिया है कि इस सिलसिले को बरकरार रखेंगे। मैं अगली बातचीत का इंतज़ार करते हुए आपको इस बतरस का आनंद लेने के लिए छोड़ देता हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।